हेलो दोस्तों, देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं वर्क के बारे में। वर्क एक्चुअली क्या होता है कि व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ ऑब्जेक्ट, मतलब जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर उस पर अगर मतलब उसकी डायरेक्शन ऑफ फोर्स में अगर कोई भी अगर फोर्स उसमें एक्ट कर रहा है, मतलब जैसे कोई बॉडी है, अगर उस बॉडी अगर उस बॉडी में अगर अपन उसमें कोई फोर्स लगा रहे हैं और वो उसी जहाँ जिस डायरेक्शन पर फोर्स लगा रहा है उसी डायरेक्शन में अगर अपनी बॉडी मूव कर रही है, तो अपन कह सकते हैं कि कुछ वर्क हुआ है, मतलब है ना, कुछ वर्क डन हुआ है फोर्स के कारण। ठीक है, तो ये तो बेसिक डेफिनेशन हो गई वर्क की। उसके बाद अपन बात करते हैं कि वर्क वर्क डन बाय द फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स। मतलब जो वर्क डन जो होता है वो इक्वल टू होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट के। ठीक है, जैसे कि एफ क्रॉस एस लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, ये इसका बेसिक फार्मूला होता है। ठीक है, और जैसे अपन क्रॉस का सिंबल हटता है अपना, तो अपने पास कॉस थीटा आ जाता है। ठीक है, तो इसका फार्मूला हो जाता है अपने पास एफ एस कॉस थीटा, जिसमें जो ए होता है हमारा, वो होता है हमारा स्मॉलर एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और जहाँ तक है अपना वर्क जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, मतलब इसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है, क्योंकि वर्क वर्क की कोई डायरेक्शन नहीं होती। जिस डायरेक्शन में फोर्स वर्क कर रहा है और जब दो वेक्टर क्वांटिटी वो होती है मल्टीप्लाई, तो हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी आती है जिसको अपन वर्क बोलते हैं। जैसे कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही अपनी वेक्टर क्वांटिटी है, और उन दोनों को अपन ने प्रोडक्ट किया तो फिर वो अपना वो आ जाता है। अब इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट इसकी होती है जूल, और सी जी एस के अंदर इसकी यूनिट होती है अर्ग। ठीक है, और इसमें जो 1 जूल होता है वो 10⁻⁷ अर्ग के इक्वल होता है। ये तो हो गया इसका बेसिक्स। उसके बाद हम बात करते हैं डायमेंशन क्या होती है। ठीक है, डायमेंशन क्या होती है इसकी, जैसे कि वर्क है, ठीक है, अपना फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है इसका फॉर्मूला। ठीक है, फोर्स की जब अपन बात करते हैं तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इसका फॉर्मूला है। ठीक है, इसको डी से तो खैर अपन डिस्टेंस को वो करते हैं, तो अपन डायरेक्टली इसको ऐसे वो कर सकते हैं। तो देखिए, फोर्स का जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है, और डिस्टेंस की यूनिट अपनी मीटर स्क्वायर होती है। तो न्यूटन को जब अपन उसमें चेंज करेंगे तो अपने पास इसकी डायमेंशन निकल के आएगी, अपने पास इसकी डायमेंशन आएगी एम स्क्वायर। ठीक है, इसकी डायमेंशन आएगी अपने पास एम एल एल क्यूब और टी की पावर -2। ठीक है, इसकी डायमेंशन आएगी एम एल 2 और टी की पावर -2। ये तो इसकी होगी वर्क की डायमेंशन। ठीक है, और अब अपन ये देखते हैं कुछ केसेस कि किन केसों में वर्क अपना जीरो होता है, किस केस में नेगेटिव होता है, किस केस में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि वर्क अपना जो फोर्स के कारण जो वर्क हो रहा है वो सबसे पहले जीरो कब होता है। देखो, बात करते हैं इसके बारे में। तो वर्क अपना जीरो कब होगा, जैसे कि मैंने किसी बॉडी पे फोर्स लगाया, मतलब कुछ भी किया मैंने, और फोर्स लगाने के बाद अगर वो बॉडी कहीं मूव ही नहीं करी, मतलब मैंने ये बॉडी है कोई भी, इस बॉडी पे अगर मैंने फोर्स लगाया एफ, और अगर ये फोर्स मेरी इससे कारण से अगर मतलब कोई भी मेरे पास बैरियर है उसके पास या कुछ भी, अगर मेरी बॉडी मूव नहीं कर रही है, तो उस केस में अपना जो वर्क होगा वो अपना क्या होगा, वर्क अपना होगा ज़ीरो। उस केस में अपन बोल सकते हैं कि अपना वर्क जो होगा वो ज़ीरो होगा। ठीक है, ये अपना फर्स्ट केस हो गया। और सेकंड केस कब हो सकता है जब अपना वर्क जीरो हो, जब जैसे कि जो बॉडी है अपनी, मतलब जैसे कि एक मिनट, जैसे कि मैं कोई भी ऑब्जेक्ट है अपने पास। ठीक है, जैसे अपने पास ये वाला ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब हमने ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास, अगर इस पर कोई भी फोर्स परपेंडिकुलर लग रहा है, मतलब डायरेक्शन ऑफ फोर्स ये है, और जब इस पर कोई फोर्स अपना परपेंडिकुलर लग रहा है, अगर ये फोर्स अपना परपेंडिकुलर लग रहा है, तो उस केस में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री होगा, और कॉस 90 अपन को पता है क्या होता है, ज़ीरो। तो जब कॉस 90 ज़ीरो हो गया, तो वर्क अपना क्या हो गया, तो कॉस थीटा अपना 90 डिग्री हो गया, तो 90 डिग्री होने से क्या हुआ, वर्क अपना क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। ठीक है, अब कुछ केस ऐसे हैं कि वर्क अपना पॉजिटिव कब होगा, वर्क अपना नेगेटिव कब होगा, तो वो केस पे हम देखते हैं। देखो, वर्क अपना पॉजिटिव कब होगा, वर्क अपना जब पॉजिटिव जब होगा जब जो एफ और एस के बीच का जो एंगल है वो एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल मतलब 90 से कम अगर एंगल है, 90 डिग्री से कम वाले जितने भी एंगल में अगर एंगल आते हैं, तो उस केस में अपना जो वर्क होगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, जब अपना पॉजिटिव वर्क कब आएगा, जब अपना एफ और एस के बीच में जो एंगल्स हैं वो सारे एक्यूट एंगल हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वर्क डन बाय फोर्स नेगेटिव। अब देखिए, नेगेटिव कब होगा, नेगेटिव अपना उस केस में होगा कि जैसे कि एक एंगल एफ और एस है। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो ऑप्टूस एंगल हो, मतलब ऑप्टूस का मतलब 180 90 से ज़्यादा। ठीक है, 90 से ज़्यादा होगा ऑब्वियसली, तो अपन को पता है कॉस 180 -1 होता है, कॉस 270 -1, ऐसे करके मतलब कुल मिला के अपने पास नेगेटिव वैल्यूज आएंगी। तो उस केस में अपन बोल सकते हैं वर्क अपना क्या हो गया, नेगेटिव।
उसके बाद जो वर्क डन, जो कांस्टेंट फोर्स से जो वर्क डन होता है वो डिपेंड करता है अपना उसके ऊपर, फाइनल पोजीशन के ऊपर, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर, इसके एक्चुअल पाथ के ऊपर अपना वर्क डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये अपना सिंपली वर्क टॉपिक ख़त्म होता है। और 10th क्लास में जहाँ तक है इतने सिलेबस में आएगा आपके, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। और बेसिक डेफिनेशन पूछ लेगा, कुछ छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स पूछ लेगा, और इससे ज़्यादा आपसे ये कुछ भी नहीं पूछेगा। ठीक है, ये तो अपना बेसिक्स हो गया वर्क का। ठीक है, और आगे अगर वर्क को आपको कोई प्रॉब्लम है या जो भी है तो आप मेरे को बता सकते हैं, कोई वो नहीं है। और इसके बाद में मतलब 10th क्लास में आपको इतना ही पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं दोस्तों एनर्जी के बारे में। तो देखिए स्टूडेंट्स, एनर्जी क्या होती है बेसिकली? एनर्जी होती है कि एनर्जी इज नॉन एज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। मतलब कोई भी जो वर्क करने की जो अपनी कैपेसिटी है, ठीक है, वही एनर्जी होती है। ठीक है, मतलब नॉर्मली डेफिनेशन है इसकी, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, मतलब जितना अपन वर्क कर रहे हैं वही एनर्जी है अपनी। ठीक है, उसी को अपन एनर्जी के इक्वल कर सकते हैं। और एक बात ध्यान रखना कि जो अपनी एनर्जी जो होती है वो हमेशा वर्क के इक्वल होती है। ठीक है, अगर किसी केस में आपसे पूछ लेता है कि कोई न्यूमेरिकल है, उसमें पूछ लिया कि वर्क क्या होता है, ठीक है, एनर्जी क्या है, तो आप उसको आसानी से इजीली बता सकते हैं कि वर्क जो है वही एनर्जी के इक्वल होता है, तो अपन उसको डायरेक्टली इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गई अपनी एनर्जी के बारे में। अब इसके बाद अपन बात करते हैं कि इसकी ये एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी होती है, इसकी भी कोई डायमेंशन नहीं होती है, सॉरी, ये भी स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है, एनर्जी क्योंकि वर्क के इक्वल है, वर्क की भी कोई स्केलर क्वांटिटी है, उसकी भी कोई डायरेक्शन नहीं होती। इसी तरह एनर्जी की भी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसके ऐसे यूनिट की। ठीक है, ऐसे यूनिट इसका भी वही जूल है। ठीक है, सीजीएस में इसका यूनिट अर्ग है, वही जो वर्क का होता है। वर्क का भी यूनिट अपन को पता है, सीजीएस में ऐसा यूनिट उसका जूल होता है, और सीजीएस के अंदर उसका यूनिट सॉरी अर्ग होता है, और ऐसा यूनिट उसका जूल होता है। ठीक है दोस्तों, स्टूडेंट्स, उसके बाद स्टूडेंट्स देखिए कि जो इसका डायमेंशनल फार्मूला है वो भी एज इट इज़ वर्क की तरह ही है कि देखिए इसमें जैसे कि mL2T⁻³ ठीक है, ये है इसका डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, और ये उसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया। अब अपन अपने सिलेबस में, तुम्हारे अपने सिलेबस में बहुत सारे वो हैं एनर्जीज के टाइप हैं, जैसे टाइडल एनर्जी हो गई, सोलर एनर्जी हो गई, फलाना ढिकाना सारी एनर्जी हैं। मतलब इन एनर्जीज को अगर अपन साइड में रखें अपने पास, तो अगर 3 इंपॉर्टेंस एनर्जी की बात करें तो अपने पास 3 टाइप्स की एनर्जी होती है। एक तो हो गई काइनेटिक एनर्जी, दूसरी हो गई पोटेंशियल एनर्जी, और तीसरी हो गई मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तीनों के बारे में मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। देखिए जो काइनेटिक एनर्जी जो होती है, काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन अपन दे सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसी भी जो पॉजेस हुई है किसी भी बॉडी की पोजीशन, वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। मतलब जो उसकी कोई भी बॉडी है उसकी मोशन की वर्च्यू से जो एनर्जी पजेस हुई है वो अपनी हो गई काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये बेसिकली जैसे कि ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, अब इसमें जब ये मूव कर रहा है लीनियरली, अगर ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मूव करने के बाद अगर ये इस पर जो एनर्जी डेवलप पजेस कर रहा है, ये एनर्जी पजेस कर रहा है अपनी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये अपनी होगी काइनेटिक एनर्जी की बेसिक डेफिनेशन। आपको ज़्यादा कुछ भी याद नहीं रखना है, आपको जितना याद रखना है, द एनर्जी पजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। ठीक है, मोशन की वजह से जो एनर्जी हो रही है वो अपनी काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी जो किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है, बेसिकली काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है ½ mv²। ठीक है, यहाँ पर m जो होता है वो मास होता है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और v जो होता है वो वेलोसिटी होती है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि अगर काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन के हिसाब से अगर अपन देखें तो वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, अगर मोशन हो रहा है तो ऑब्वियसली वेलोसिटी तो आएगी। ठीक है, तो इस एनर्जी में अपन को ये ध्यान रखना है कि जो वेलोसिटी है वो आएगी क्योंकि ये बॉडी अगर अपनी लीनियरली मूव कर रही है तो उसमें कोई ना कोई मोशन तो होगी। ठीक है, मोशन होगी तो उसमें कोई ना कोई वेलोसिटी किसी स्पीड से वेलोसिटी से वो चलेगी। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है अपन को पता है ½ mv² होता है। ठीक है, ये अपनी ½ mv² इसका फॉर्मूला होता है। इस पर जो m जो होता है वो मास ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, v हो जाए अपना वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये अपना बेसिक इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, उसके बाद जैसे कि आप देख ही रहे हैं मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, और उसके बाद हम बात करते हैं, ये हो गया अपना काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी के बहुत सारे
काइनेटिक एनर्जी के बहुत सारे फॉर्मूले आप उसमें हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप 10th क्लास में ज़्यादा नहीं है, आपके सिर्फ नॉर्मल है, ठीक है, इतना ही आपको पूछेगा। इससे अच्छा ऐसे एक दो न्यूमेरिकल पूछ लेगा इससे रिलेटेड। मैं न्यूमेरिकल क्लास अलग से लूँगा, वो आपको बता दूंगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो पजेज होती है वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। मतलब कोई भी बॉडी की पोजीशन में जो चेंज हुआ, मतलब कोई भी बॉडी अगर किसी जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये कोई बॉल है, ये कुछ हाइट पर अब मैंने रख रखी है, और जब मैं इसको स्लाइड करूँगा, मतलब मैंने इसको ड्रॉप किया, तो ये कुछ हाइट से जाएगी ना, मतलब ये जो हाइट है इसकी हाइट h है, ठीक है। तो इस हाइट से और कुछ ना कुछ इसमें ग्रेविटी का भी रोल होगा। तो m मास ऑफ ऑब्जेक्ट, तो मास हो गया ऑब्जेक्ट का, और जो पोजीशन की वजह से जो एनर्जी पजेस हो रही है बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन काइनेटिक, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन पोटेंशियल, तो ये अपनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। इसका फॉर्मूला हो गया mgh। वही इसमें m मास ऑफ ऑब्जेक्ट, g अपना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h अपनी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कि कितनी हाइट पे अपन ने उस ऑब्जेक्ट को रखा है, ठीक है। और यहाँ पर जो g की वैल्यू जो होती है, g की वैल्यू होती है अपनी g की वैल्यू जो होती है अपनी g की वैल्यू होती है 9.8, ठीक है। जहाँ तक अपन देखते हैं कि g की वैल्यू जाती है वो 9.8 आती है लगभग। वैसे सारे न्यूमेरिकल्स में आपको दे रखी होगी, आपको घबराने की जरूरत नहीं। कहीं कहीं पे 10 भी देखने को मिलेगी आपको, कहीं कहीं पे 9.8 पे। स्टैंडर्ड वैल्यू की बात करें तो लगभग 10 के इक्वली हम इसको लेके चलते हैं, ठीक है। ये तो होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है दोस्तों। ये तो होगी अपनी पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी के बाद एक एनर्जी आती है जिसका नाम है अपने पास, ये देखिए जी की वैल्यू 9.8 होती है, ठीक है, और किसी किसी केस में 10 भी होती है। तो न्यूमेरिकल्स में आपको जिस न्यूमेरिकल में जैसे दे रखी है उस हिसाब से आप देख लेना, ठीक है। और न्यूमेरिकल क्लास में आपको बता रहा हूँ, अच्छा वर्क ऑन एनर्जी की मैं अलग से लूँगा, ठीक है, जिसमें सिर्फ न्यूमेरिकल्स होंगे, बेसिक से लेकर 10th में जितना लेवल तक आपका आ सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स अपनी जो थर्ड एनर्जी होती है वो होती है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी होती है बेसिकली द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। मतलब काइनेटिक प्लस पोटेंशियल को अगर अपन ऐड कर दें तो अपने पास जो एनर्जी आएगी वो होगी अपने पास मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो थ्रू आउट द मोशन जो होती है वो मतलब जो भी मोशन हो रहा है थ्रू आउट, उसमें जो सम है काइनेटिक और पोटेंशियल का, वही होती है अपनी मैकेनिकल।